आज का हमारा टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस का मतलब क्या है कि ये सेल के लिए एनर्जी बनाएगा, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? दो वर्ड से मिला, एक माइटो, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब है थ्रेड, मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन, दाने नुमा स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, ये धागों की तरह और दानों की तरह होता है, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नाम इसका क्या है? कॉन्ड्रोसोम, दोनों इसी के नाम है। और ये किस में होता है? ऑल यूकैरियोटिक सेल में। आपको पहले समझा देता हूँ ये पूरा। यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? एनिमल और प्लांट दोनों में होगा, मगर ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, जिनका प्रॉपर सेल नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड, उनमें नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? ये एनर्जी बनाता है हमारे बॉडी के लिए, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैसे बनाएगा? एरोबिक रिस्पिरेशन से। ये एरोबिक रिस्पिरेशन करेगा, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज से एनर्जी गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी लेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी शेप्स को देख लेते हैं। शेप कैसी हो सकती है इसकी? या तो ग्रैनुलर हो सकता है। ग्रैनुलर का मतलब क्या है? दानेदार हो सकता है। या वेसिकल, मतलब बैग के फॉर्म में हो सकता है। या रॉड शेप हो सकता है। ठीक है। या फिलामेंट, धागोनुमा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हो सकते हैं। या बीन शेप भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग सेल्स में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। उसके बाद क्या बात है कि कांस्टेंट मोशन में होता है, मतलब मूव करता रहता है, कांस्टेंट मोशन में होगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया अभी यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, तो ये मूव करता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह। ये कांस्टेंट मोशन में होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका ऐसा कुछ होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है, डुअल मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मैं पूरा नहीं लिख रहा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन्स होंगी और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होती है, पोरेंस प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में एक बात क्या याद रखेंगे? पोरेन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है कि ट्रांसपोर्ट कराती है बाहर से जो अंदर चीज़ें आनी हैं, ठीक है, उनको आराम से आने देगी। मिसाल के तौर पर अगर ये चैनल बना हुआ है इस प्रोटीन पे, आप इसको समझे पोरेन प्रोटीन है, तो ये चैनल है, अब बाहर से जो जिस चीज़ को अंदर आना है वो आराम से आ सकती है। तो ये बात आपको आउटर मेम्ब्रेन के बारे में याद रखनी है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्या है? इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स बने हुए हैं, जैसे आप देखें ये फोल्ड्स जो बने हुए हैं हमारे, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ये वाला फोल्ड है, ठीक है, ये फोल्ड्स बने हुए हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी कह रहे हैं। हम इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। इनका इन फोल्ड्स का फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो इस पे ज़्यादा प्रोटीन्स, ज़्यादा एंजाइम्स आके अटैच हो सकते हैं। क्यों प्रोटीन और एंजाइम ने अटैच होना है मैं आपको बताता हूँ, मगर आप फिलहाल ये ध्यान में रखें कि इन फोर्स का क्या मकसद है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा प्रोटीन्स और एंजाइम्स आके इन फोर्स से अटैच हो सकें। ठीक है, ये मकसद है। अब किन प्रोटीन और एंजाइम ने अटैच होना है और उनका फंक्शन क्या है, वो क्यों अटैच होंगे? इनर मेम्ब्रेन से हमारे पास कुछ एंजाइम अटैच होते हैं। ठीक है, और उन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि उन एंजाइम का ये फंक्शन है कि एनर्जी प्रोड्यूस कराएं हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये एंजाइम है, ठीक है, ये अलग एंजाइम है, तो ये अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होंगे इस मेम्ब्रेन पे और ये एनर्जी प्रोड्यूस कराने के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम के हम एग्जांपल ले सकते हैं, एटीपी सिंथेस हमारे पास प्रेजेंट होता है इस मेम्ब्रेन पे, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम देता है। ठीक है, तो ये सरफेस बढ़ाते हैं क्रिस्टी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम आके अटैच हो सकें। अच्छा, ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। उसके बाद अंदर क्या है? अंदर ये मैट्रिक्स है। ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया जो है, ठीक है, इसमें क्या है? ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं? एंजाइम से कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में दो दो जगह एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एक तो इनर मेम्ब्रेन पे होंगे। ठीक है, जो क्रिस्टी हमारे इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड्स हैं उन पे होंगे और इनर मेम्ब्रेन पे होंगे, और हमारे पास जो अंदर मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहाँ एंजाइम प्रेजेंट होंगे और दोनों का फंक्शन यही है कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम देंगे। अच्छा, अब जो कॉमन बात यह है कि दोनों मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है लिपिड और प्रोटीन। वैसे भी मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन यही होती है, मगर आप मैं आपको दोबारा एक बार रिकॉल करा दिया कि यहाँ पर भी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन यही है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस हम देखते हैं, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये और कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम आता है।
जैसे मिसाल के तौर पर क्रेब साइकिल हमारे पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। और क्या परफॉर्म कर सकता है, एरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, एरोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, मतलब फैटी एसिड को हम तोड़ के एनर्जी गेन करें। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि हमारे अंदर स्टोमा में हो रहे होंगे। मैंने आपको बताया था दो मेम्ब्रेन थी, ये आउटर थी और ये इनर थी, जिसपे फोल्ड थे, जिसको हम क्रिस्टी कह रहे थे, अंदर स्टोमा था। और जो स्टोमा वाला एरिया जो है, इस पे ये सारे प्रोसेसेस होंगे। और जो आउटर वाला एरिया है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन वाला एरिया है, मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, मेम्ब्रेन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास मेम्ब्रेन पे हो रही होगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3। मॉलिक्यूल 1 से 2 पे इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 पे 3 पे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाता जाएगा और एनर्जी से गेन होती जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, आपके बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में डिटेल में आएंगे, मगर आपको बस ओवरव्यू थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अंदर मैट्रिक्स में क्या परफॉर्म हो रहा है, क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल परफॉर्म हो रहा है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रिस्पिरेशन ये परफॉर्म हो रहा है। और जो मेम्ब्रेन पे हमारे पास, इन्हें मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म हो रही है। अब एक बात हमारे पास रहेगी कि वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ एप्लीकेटिंग है, ठीक है। सेल्फ एप्लीकेटिंग मतलब क्या, सेल्फ एप्लीकेटिंग कि खुद जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, एक से दो में खुद बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए, अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना आरएनए होता है, ठीक है। सब इनके पास अपना है। जब ये अपना इनके पास सारी चीज़ें हैं, तो ये अपनी प्रोटीन खुद बना के डीएनए, आरएनए और राइबोसोम से अपनी प्रोटीन बनाते हैं। और जब जो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो अपनी प्रोटीन खुद बना सकता हो, तो वो खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है, खुद डिवाइड भी कर सकता है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है हमारे पास, सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब पूरा नहीं, आधा। सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब आज़ाद। ये आधे आधे आज़ाद हैं, ठीक है। आधे सेल्फ डिपेंडेंट है, और आधा जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, आधा सेल्फ पे डिपेंड करेंगे, और आधा जो है वो खुद अपनी जो एक्टिविटीज है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें होगी, अब हम देख लेते हैं बुक में। अच्छा जी, बुक में क्या है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ग्रैन्युलर, वेसिकल, रॉड, थ्रेड, स्ट्रिंग, ये सारे इसके स्ट्रक्चर है, मगर कॉमनली बीन शेप्ड होता है। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट मोशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। हम देख चुके हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है, ठीक है। मेम्ब्रेन किससे बनी, लिपिड प्रोटीन, हम देख चुके हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन पे क्या है, पोरेंट्स होते हैं। पोरेंट्स क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कराते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स की, और जिसकी वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमेएबल टू ऑल, मतलब सारे स्ट्रक्चर जो हैं, सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन पे पार्टीशन होती है, फोल्डिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इससे अटैच हो सके। अब कौन से प्रोटीन अटैच होने हैं, वो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद साइटोक्रोम है, एनएडी, एफएडी, ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में डिफरेंट साइकिल्स में, जैसे क्रैब साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, सारे प्रोसेसेस हैं, उनमें सारे ये स्ट्रक्चर्स जो है वो काम आते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इन जो सारे नाम है, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम, एनएडी, एफएडी, के फंक्शन ने बताया मैं क्या करते हैं, सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे मॉलिक्यूल 1 है, 2 है, 3 है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को, इसकी वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट या फैट या अमाइनो एसिड टूटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा, इसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको वही बताया कि सारे स्ट्रक्चर क्या है, हमें एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। अच्छा, ये बात हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मिलती, एटीपी की फॉर्म में क्यों मिलती है। जैसे कोई भी साइकिल है, क्रैब साइकिल हो गया, एरोबिक रिस्पिरेशन हो गई, या जो भी ऐसे प्रोसेस जिससे एनर्जी मिले, वो पहले एनर्जी बनती है और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में चली जाती है। क्यों? अब इसलिए होता है ये क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हम कभी हमें एनर्जी बहुत कम चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर हम सो रहे हैं हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, और अगर हम बहुत कोई मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज करें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर एनर्जी हमें जब प्रोड्यूस हो मिलती जाए तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कम चाहिए कभी ज़्यादा, तो ये स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। और जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो या कम चाहिए हो, तो उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एटीपी जो है वो टूटता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो टूट के हमें एनर्जी दे देता है। तो इसलिए ये स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, डायरेक्ट जो है हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया। उसके बाद क्या है, इनर जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स और एंजाइम्स होते हैं, उनका भी फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल ये बहुत कॉमन से एमसीक्यू है, बेसिक एमसीक्यू है। यहाँ क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है और रिलीज होती है जब हमें चाहिए, इसलिए हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं कि यहाँ स्टोर भी होगी एनर्जी, और जब हमें चाहिए होगी वो रिलीज हो जाएगी। स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, मैंने आपको समझा दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की सेमी ऑटोनोमस एक्जिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमी ऑटोनोमस क्यों कह रहे थे। इसके बाद अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। राइबोसोम कौन सा है, 70S है। राइबोसोम हमने डिस्कस किया था, एक 80S होता है, मगर दो स्ट्रक्चर्स हैं,
हमारे पास 70s होता है। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनमें भी 70s ही होते हैं। ठीक है। क्या मतलब है? अगर डीएनए होगा, आरएनए होगा और हमारे पास राइबोसोम होंगे, तो ये क्या कर सकता है? अपने एंजाइम, अपने प्रोटीन बना सकता है। और प्रोटीन बनाने का मतलब ये है कि खुद डिवाइड हो सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसे अलग ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। ठीक है। अब एक बॉक्स में एक बात लिखी हुई है आपके एमसीक्यू बॉक्स में, जो लिखी होती है एमसीक्यू में के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखा है बॉक्स में? बॉक्स में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें मदर से मिलता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये समझा देता हूँ, बेसिक सी बात है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एग है, ओवम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। और ये स्पर्म है फादर की तरफ से। और ये स्पर्म का ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये वाला जो हिस्सा जो है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पैटर्न होते हैं, ताकि स्पर्म की टेल है वो मूव कर सके और स्पर्म जो है वो आगे आ सके एग्स के साथ फ्यूज होने के लिए, क्योंकि एग मूव नहीं करता। अब स्पर्म जब फ्यूज करता है, स्पर्म का सिर्फ ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जो सिर्फ न्यूक्लियस है, वो आके फ्यूज करता है और एग के साथ मिलता है और जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से पूरा बच्चा पैदा होता है। ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा था, ये नहीं फ्यूज हो रहा, मगर एग जो है वो पूरा एक जो हमारे पास सेल है, उसमें क्या है? ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर उसके माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे ऑर्गेनल्स होंगे। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट आया, और जो एग है हमारे पास उससे फ्यूज हुआ, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट नहीं आया। इसलिए हम कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर से आया, वो फादर से नहीं आता। तो अब हम देखते हैं बुक में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया पास are passed an animal only by mother, since mitochondria are present in eggs but not in part of sperm that enter the egg। मैंने आपको बता दिया, जो स्पर्म है उसका सिर्फ न्यूक्लियस इंटर होता है। पीपल कैन ट्रेस देयर माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू देयर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है, हम कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, मदर, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं।